हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएच के क्लासेस में। दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में यानी रिलीजियस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके बारे में हम लोग ने क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। तो अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे राइज़ ऑफ मगध यानी मगध राज्य का उत्कर्ष। तो दोस्तों ये आखिर मगध राज्य का उत्कर्ष ही क्यों हुआ? बाकी जो और भी राज्य थे उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मगध को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं और इसी का उत्कर्ष क्यों हुआ? तो दोस्तों इस के बारे में हम जानेंगे कि इसका उत्कर्ष आखिर क्यों हुआ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्योंकि जो मगध का क्षेत्र था ये गंगा और सोन नदी के बीच बसा था। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा और सोन नदी के बीच बसा था और जो भी गंगा जैसे दो नदियों के बीच में जो भी एरिया होता है, जो भी क्षेत्र होता है उसे हम दोआब का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये दोआब का क्षेत्र जो है कहलाता था, मतलब दोआब क्षेत्र ये था। तो जैसा कि जो भी दोआब क्षेत्र होता है तो जो वहाँ पर सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है और जो उसकी फर्टिलिटी क्योंकि हाई होती है तो इसलिए जो वहाँ पे जो कृषि होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी बहुत अच्छी फसलें वगैरह होती हैं वहाँ पे। और जितनी ही ज़्यादा फसल होती है तो उतना ही ज़्यादा वहाँ के जो किसान हैं या जो भी वहाँ पे कृषि कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स था वो भी ज़्यादा भरेंगे। और जो वहाँ का जो राज्य होगा, जो राजा जो भी होगा उसको क्या होगा कि वहाँ पे टैक्स ज़्यादा मिलेगा और जितना ज़्यादा राजा को टैक्स मिलेगा उतना ही राजा के राजस्व में वृद्धि होगी और जितना ही राजा के राजस्व में वृद्धि होगी और राजा क्या करेगा, इसी राजस्व से राजा अपनी सेना बनाएगा और जब उसके पास राजस्व ज़्यादा होगा तो उसकी सेना भी ज़्यादा होगी, सेना में ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेगा और अपनी सेना को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा और जिससे क्या क्या होगा, ओवरऑल उसका राज्य मजबूत बनेगा। तो बस यही एक जो ख़ास सबसे इम्पॉर्टेंट वजह थी, यही वजह थी मगध के उत्कर्ष में। और दोस्तों की मगध के जो उत्कर्ष के में जो हम लोग जो स्टार्टिंग में जो पढ़ेंगे, जो जो मतलब राजा उभर के आए, ठीक है, उनके जो मेन जो डायनेस्टी हैं वो 3 हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहली डायनेस्टी है वो हर्यंक डायनेस्टी है और उसके बाद दूसरी जो है शिशुनाग और तीसरी जो है वो नंद डायनेस्टी है। तो यही बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट जो राइज ऑफ मगध के उत्कर्ष में जो उभर के 3 डायनेस्टी आई। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों एक जो वजह थी वो जो है यही थी कि दोआब का जो क्षेत्र था इसके वजह से राजस्व ज़्यादा हुआ और राजा ने अपनी सेना को मजबूत बनाया। ठीक है, और जो क्योंकि यहाँ पे जो वजह था कि जो अनाज ज़्यादा होता था और लोहे का भी जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोहा जो एक था वो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था। ठीक है, जिसने जिसने काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद करी राइज़ ऑफ मगध, ठीक है, यानी मगध के राज्य के उत्कर्ष में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट वजह है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हर्यंक डायनेस्टी के बारे में और इसमें हम लोग बस उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो अब तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के जो है एनालिसिस करके मैंने ये नोट्स बनाया है। बस ये जो कंटेंट है एकदम अप टू दी पॉइंट है, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो ये एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हर्यंक डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहली जो थी हर्यंक वंश उभर के आया, आखिर इसकी स्थापना किसने की और इसमें कौन कौन राजा हुए हम लोग ये देखेंगे। तो जो हर्यंक डायनेस्टी का जो मतलब जो 16 महाजनपदों में से जो एक मगध एक साम्राज्य के रूप में जो आविर्भाव हर्यंक वंश के शासन के साथ हुआ था। ठीक है, तो इसमें बिंबिसार इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। ठीक है, तो यानी बिंबिसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही पहला जो शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मगध राज्य का इसी को हम लोग क्या करते हैं वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो यही है कि इसे हर्यंक वंश का क्या करते हैं हम लोग, वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये चाहता क्या था, देखो जो बिंबिसार था
वो मतलब बहुत ही डिप्लोमेसी से चला। ठीक है, उसने क्या किया कि वो क्या करता था कि वैवाहिक जो संधियाँ थी उसकी नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ मगध राज्य का विस्तार चाहता था, मतलब ये चाहता था कि मगध राज्य को हम जितना ज़्यादा हम लोग अपना विस्तार कर लें मगध राज्य का, बस इसका यही एक मेन मकसद था। और ये वो भी ये क्या करना चाहता था बिना युद्ध के, लेकिन ये तो एक बात है बस कही गई कि वो बिना युद्ध के करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता था कि बिना युद्ध के अपना राज्य का विस्तार किया जा सके। ठीक है, तो इसने क्या किया था, युद्ध के साथ साथ वैवाहिक संधियों की नीति अपनाई थी इसने। तो इसने जो वैवाहिक संधियों की नीति अपनाई तो इसने इस चीज़ से अपने मगध जो राज्य का था वो इसने विस्तार बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। ठीक है, तो इसे हरियंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और कह रहे हैं कि मत्स्य पुराण में इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस नाम से जाना जाता है, यानी किसे, बिंबिसार को। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस नाम से जाना जाता है और जैन साहित्य में इसे श्रोणिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, यहाँ से क्वेश्चन यहीं से उठेगा कि मत्स्य पुराण में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्षेत्रोजस नाम से जाना जाता था और जैन साहित्य में इसे श्रोणिक नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। हाँ, अब क्योंकि इसने विवाह की जो वैवाहिक संबंध की इसने नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये भाई अब जहाँ से ये वैवाहिक संबंध की नीति अपना लेंगे उस राज्य से इनका युद्ध तो होगा नहीं, तो इन्होंने यही नीति अपनाई। और जहाँ पे इनकी ये वैवाहिक संबंध नहीं थे वहाँ पे इन्होंने अपनी युद्ध से जीतकर अपने मगध साम्राज्य में विस्तार किया। ठीक, तो इन्होंने जो पहला विवाह किया था, इन्होंने मेन 3 विवाह किए थे। ठीक है, तो जो पहला विवाह था वो कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है कि जो पहला विवाह था वो कौशल राज्य के यानी कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इनका पहला विवाह हुआ था। ठीक है, तो जो कौशल राज्य का राजा है प्रसेनजीत, ठीक है, इसका नाम याद रखना है कि प्रसेनजीत की बहन थी जो महाकोशला, उससे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और प्रसेनजीत ने क्या किया था कि इनको काशी यानी पूरा बनारस इनको दहेज के रूप में दे दिया था। ठीक है, किसको, बिंबिसार को। ठीक है, तो प्रसेनजीत की बहन जो से इनकी शादी हुई तो उसने काशी जो बनारस था वो दहेज के रूप में इनको दे दिया। ठीक, उसके बाद दूसरा विवाह इन्होंने किससे किया, दूसरा विवाह इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री छेलना या छलना से किया। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री। ठीक है, तो चेटक की पुत्री यानी क्या, चेलना, यानी छलना भी कहीं कहीं पे लिख के आता है तो छलना से किया, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब एक चेटक की बहन क्या थी, त्रिशला। ठीक है, तो इसी लिच्छवी गणराज्य के जो राजा चेटक था उसकी बहन कौन थी, नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी बहन त्रिशला थी। ठीक है, और इन्हीं त्रिशला के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ था। ठीक है, अब इससे आपको कुछ याद आया कि महावीर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो लॉर्ड महावीर थे यानी जो इनके जैन 24 तीर्थंकर इनके जो महावीर थे, ठीक है, उनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था, और त्रिशला थी कौन, चेटक की बहन थी। ठीक है, और चेटक कौन था, लिच्छवी गणराज्य का राजा था। तो इससे इनके फादर यानी सिद्धार्थ का विवाह हुआ था और इनका जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ, महावीर स्वामी। ठीक है, यानी 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी वो इन्हीं के त्रिशला के ही पुत्र थे। ठीक, बढ़ते आगे। तीसरा जो विवाह किया इन्होंने वो मद्र देश की रानी जो थी वो क्षेमा से हुआ था। ठीक है, तीसरा विवाह इनका किससे हुआ था, मद्र यानी कुरु की जो रानी थी क्षेमा से हुआ था तीसरा विवाह इनका। ठीक, अब जो पॉइंट्स हैं वो हैं, इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए भेजा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो एक तो कुरु की रानी से किया, ठीक, विवाह, तो वहाँ से तो इनका युद्ध का चांस पूरा ख़त्म। ठीक है, तो वहाँ से इनके मैत्रिक संबंध बन गए, तो इनका युद्ध का इन्हें कोई मतलब चांस ही नहीं था कि ये करें। ठीक है, उसके बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से इन्होंने की शादी। ठीक है, तो वहाँ से भी इनका युद्ध का जो मसला था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, और कौशल राज के उसके बाद लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य से भी इनके क्या हो गए, मैत्रिक संबंध हो गए, वैवाहिक संबंध इन्होंने उत्पन्न कर लिए थे। ठीक, तो वहाँ से भी इन्होंने क्या किया, ये सब देखो अब इनके ही
यहाँ पे जो था इनके ही फेवर में सब आ गए। अब यहाँ से इनका इनका क्या हुआ, साम्राज्य इनका मजबूत हो गया, विस्तार हो गया इनका, ठीक है, यहाँ से होना शुरू हो गया। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद अब बाकी जो अवंती था, ठीक है, तो अवंती का जो राजा था वो चंद्र प्रद्योत, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ये जो है चंद्र प्रद्योत नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत ही चतुर चालाक और बहुत ही धूर्त राजा था चंद्र प्रद्योत, ठीक है। तो अब इससे इनका युद्ध होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके पीलिया रोग हो गया था, ठीक है, तो इसको पीलिया रोग हो गया था। पीलिया रोग को और भी बोलते पांडु रोग, ठीक है, तो इनको पांडु रोग हो गया था। तो जब इनको बिम्बिसार को पता चला तो इन्होंने क्या किया, अपने राज्य वैद्य, उस वक्त इनके राज्य का जो वैद्य था, ठीक है, तो वो जीवक था, ठीक है, तो जीवक को इन्होंने भेज दिया था उसके राजा चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए। अब जब वहाँ उपचार के लिए भेज दिया तो भाई वहाँ से भी इनके जो मैत्रिक संबंध बन गए, तो वहाँ से भी अवंती क्या हो गया, अवंती से भी युद्ध का इनका मसला खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो इस रणनीति ये अपनाई इन्होंने मगध के विस्तार के लिए, ठीक है। उसके बाद अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अपने राज्य में ला लिया, ठीक है। अंग एक छोटा क्षेत्र था और वहाँ का जो राजा ब्रह्मदत्त था वो इतना ताकतवर भी नहीं था, उसको हराकर इन्होंने क्या किया था, अंग को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि जो हर्यंक वंश है इसको हम पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है, पितृहंता वंश, यानी पितृ की हत्या करने वाला जो वंश था वो कौन सा था, हर्यंक वंश था, ठीक है। अब बिम्बिसार के जो पुत्र हुए अजातशत्रु, उन्होंने ही क्या किया, अपने पिता जो थे बिम्बिसार, उनकी हत्या कर दी थी और मगध का शासक बन गया था, यानी गद्दी को संभाल लिया, गद्दी पे बैठ गए, किसकी, अपने फादर की हत्या करके, जो कि बिम्बिसार इनके फादर थे, ठीक है, तो उनकी हत्या कर दी थी किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था, ठीक है। इस तरीके से फिर जो अजातशत्रु मगध का शासक बन गया और इसने रूल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के ही बारे में, ठीक है। तो बिम्बिसार के बाद इनके पुत्र जो हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, अब उनका राज शुरू हुआ और इन्होंने 492 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया, ठीक। अजातशत्रु के बारे में हम लोग जो बस जो मेन पॉइंट्स हैं उसी का डिस्कशन करेंगे। तो अब ये जो अजातशत्रु थे, ये प्रेम विवाह के लिए ये कौशल पर आक्रमण करके इन्होंने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये क्या कहता है, ये थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में पड़ गए थे, ठीक है। और किससे प्रेम प्रसंग पड़ गए थे, जो इनका प्रसेनजीत यानी कौशल राज का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन से तो इनके फादर ने यानी बिम्बिसार ने शादी की थी, और जो प्रसेनजीत की पुत्री थी उससे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा, ठीक है, वजीरा से इन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया। तो विवाह कर लिया इन्होंने, आक्रमण करके इन्होंने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया, ठीक। क्योंकि इनके जो माँ बाप थे ना वो खिलाफ थे थोड़ा, अजातशत्रु के जो फादर थे अजातशत्रु के यानी बिम्बिसार, और इनकी माँ वो थोड़ा सा इनके प्रेम विवाह के थोड़ा सा विरोध में थी, ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि पुत्र वजीरा से ये क्या करे, विवाह करे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ जाके कौशल पर आक्रमण कर दिया और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, ठीक। उसके बाद अब जो हुआ, प्रसेनजीत काफ़ी वृद्ध होने के कारण मन की शांति के लिए बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। और प्रसेनजीत उस वक्त तक क्या हो गए थे, काफ़ी वृद्ध हो गए थे, उनकी एज वगैरह काफ़ी हो गई थी, और तो वो क्या करते हैं, मन की शांति के लिए क्या करते हैं, बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, ठीक। और बुद्ध की शरण में जाते हैं तो क्या होता है, जब ये चले जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कौशल जो राज्य होता है उसमें विद्रोह छिड़ जाता है, ठीक है। और ये जब ये इनको पता लगता है तो ये लौटते हैं, तो लौटने पर ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि लो हम अजातशत्रु से क्या करें, ठीक है। प्रसेनजीत जो राजा हैं वो सोचते हैं कि हम अजातशत्रु से क्या करें, ये तो भाई मेरे दामाद ठहरे, हम क्या करें, इससे लो चलो चल के मदद मांग लेते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु से मदद मांगने आते हैं, तो रास्ते में ठंड से ही इनकी मृत्यु हो जाती है, रास्ते में, क्योंकि ये कमज़ोर वृद्ध होते हैं तो इनकी ठंड इनको लग जाती है और इससे इनकी क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। और कौशल को क्या होता है, जो अजातशत्रु होता है अपने राज्य में मिला लेता है फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है कि इसने अपने मंत्री वत्साकार को वज्जी संघ भेजा। अब देखो वज्जी संघ भेजा इन्होंने, तो वज्जी संघ से इनकी अच्छी बनती नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो इनके दूसरे भाई थे वो लोग वहाँ पे क्या थे, वज्जी संघ के राजा थे, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वत्साकार को भेज दिया था, और वत्साकार इनका एक खास मंत्री था, इसको भेजकर इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर फूट डलवा दी थी, और फूट डलवा कर इन्होंने किया था, वज्जी पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। और ये जो फूट डलवाने में इनको काफ़ी लंबा वक्त लग गया था, लगभग इनको 15 साल लग गए थे वज्जी संघ को जीतने में, ठीक है। तो एक बहुत लंबा वक्त था, तो 15 साल इनको लग गए थे वज्जी पर आक्रमण करके उसे जीतने में, ठीक। अब क्या होता है कि युद्ध में अजातशत्रु ने जो युद्ध लड़ा
ठीक है, तो उसने अजातशत्रु ने उसमें 2 प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो वज्जी संघ जब जीता तो वहाँ पे इन्होंने अजातशत्रु ने 2 प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल किया था, और वो प्रमुख हथियार थे क्या? ठीक है, तो वो 2 प्रमुख हथियार का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो था रथ मूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। ठीक है, तो एक था रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक। तो बाहुबली अगर मूवी देखी होगी तो उसमें रथ मूसल देखा होगा आपने। ठीक है, वो रथ चलता है जो उसमें थोड़ा कांटे टाइप लगे होते हैं, घूमता रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? रथ मूसल। और महाशिला कंटक क्या होता है? एक विशाल टाइप की गुलेल होती है। ठीक है, जिससे दुश्मनों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं। ठीक है, तो महाशिला कंटक उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये 2 जो प्रमुख हथियार थे ये इन्होंने इस्तेमाल किया था अजातशत्रु ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कह रहे हैं कि इसके शासनकाल में 8वें वर्ष जो हुआ था बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, यानी क्या हो गया था इनके जो जब अजातशत्रु को शासन करते करते 8 साल हुए तो उस वक्त क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उनके अवशेषों पर उसने क्या किया था? राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उसने उनके अवशेष से क्या किया था? राजगृह में उनके स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो पॉइंट आता है इम्पॉर्टेंट, वो कह रहा है कि इसी के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, और जो बुद्ध की जो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अगर आपने पढ़ा होगा मेरा पिछला क्लास तो आपको याद होगा कि उसमें अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति करवाई थी। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, तो ये बात याद रखने वाली है। सप्तपर्णी केव में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ? अब इन्होंने अपने फादर की हत्या की थी, इन्होंने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी, तो इनकी हत्या क्या की? इनके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, तो इनकी हत्या क्या हुई? इनके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, उदयन ने की, और वो अगला शासक बन गया मगध का। अब हम लोग पढ़ेंगे उदयन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट जो शासक हुआ मगध का वो हुआ उदयन। ठीक, अब इसके बारे में कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो उदयन जो था उनका जो शासनकाल था वो कितना हुआ? 461 बीसी पूर्व से लेकर ठीक है, तो क्या हुआ? 445 ईसा पूर्व तक। अब इनके बाद खास जो इनका पॉइंट है वो ये क्या है कि इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर था उसको बसाया था और इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो इसने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर भी बोलते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो इसने क्या किया था? उसको अपनी राजधानी बना ली थी पाटलिपुत्र को। अब तक जो है जो राजधानी चल रही थी वो राजगृह चल रही थी। ठीक है, तो राजगृह से जो शिफ्ट करके इन्होंने पाटलिपुत्र को जो क्या किया था? अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, तो इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है कि बताओ राजगृह से जो चेंज कर जो राजधानी जो पाटलिपुत्र को बनाया वो किस शासक ने बनाया था? सबसे पहले तो किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद जो नाग दशक ने कुछ समय तक राज किया। ठीक है, इसके बाद जो नाग दशक था कुछ समय तक उसने राज किया, फिर इसे गद्दी से हटाकर शिशुनाग को राजा बनाया गया। यानी शिशुनाग ने क्या किया? नाग दशक की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो नाग दशक की हत्या करके फिर इन्होंने क्या किया? शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की, यानी उसका जो है क्या किया? स्थापना की शिशुनाग डायनेस्टी की। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो थे शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या करके क्या किया? इसने अवंती और वत्स जीत लिया। ठीक है, अवंती को भी जीत लिया और वत्स को भी जीत लिया, यानी अवंती और वत्स को जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो मगध साम्राज्य का विस्तार होता चला जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है? जो छोटे छोटे जो और भी क्षेत्र थे आसपास के वो क्या हो रहा है? सब मगध में मिलाए जा रहे हैं जीत जीत कर। ठीक है, तो इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को बना लिया। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके वैशाली को राजधानी किस शासक ने बनाया अपनी राजधानी? तो याद रखना है कि शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्र को हटाकर वैशाली को अपनी क्या किया? राजधानी बना लिया। ठीक, उसके बाद इसका जो दूसरा शासक अगला शासक हुआ वो कालाशोखा हुआ।
ठीक है। काला शोक के बारे में हम पढ़ेंगे, बस इसके बारे में कुछ खास डिटेल में नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक। तो थोड़ा ही पॉइंट है वो याद रखना है। तो जो काला शोका था, ठीक है, उसने जो शासन किया वो 394 से लेके 366 ईसा पूर्व तक किया, और इसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस शासक को काकवर्ण नाम से जाना जाता था, तो काला शोका को काकवर्ण नाम से जाना जाता था। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र फिर से स्थानांतरित कर लिया, यानी फिर से इसने क्या किया, वैशाली से अपनी राजधानी किसको बना लिया, पाटलिपुत्र को फिर से बना लिया, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है कि इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया, ठीक। अब देखो पहला किसने किया था, पहला जो आयोजन किया था बौद्ध संगीति का वो अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। अजातशत्रु हरियंक वंश के थे, और ये जो काला शोका था ये शिशुनाग वंश का था, जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया था, ठीक है। तो वैशाली में इसका आयोजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीता, किसके शासनकाल में हुआ था, काला शोका के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और इस वंश का अंतिम जो शासक हुआ वो नंदीवर्धन था, ठीक है। नंदीवर्धन जिसे महानंदन भी बोलते हैं, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, ठीक है। तो इसकी नंदीवर्धन ने क्या किया, इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन को मार कर किसने, यानी इसकी हत्या करके किसने, महापद्मानंद ने इनको हरा कर, इनकी हत्या कर क्या किया, नंदवंश की स्थापना की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंदवंश के बारे में। तो जो नंदवंश था वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 तक चला, ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश का जो संस्थापक जो माना जाता है वो महापद्मानंद यानी एक शूद्र शासक थे, ठीक है। तो इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये ही याद रखने वाला पॉइंट है कि महापद्मानंदा को ही नंद वंश का स्थापक माना जाता है, यानी संस्थापक माना जाता है। इस वंश में कुल 9 राजा हुए, ठीक है। इस वंश में कुल 9 राजा हुए, और जो आखिरी राजा था वो कौन था, घनानंद था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि महापद्मानंद मगध का सबसे शक्तिशाली राजा था, ठीक है। पुराणों में इन्हें 2 उपनाम दिए गए, ठीक है। यानी पुराण में किसको, महापद्मानंद को 2 उपनाम दिए गए। अब वो 2 उपनाम कौन कौन से दिए गए वो भी देख लेते हैं। जो 2 उपनाम दिए गए वो दिए गए, इनको सर्वशत्रांतक की उपाधि मिली, ठीक है। सर्वशत्रांतक कहा गया इन्हें पुराणों में, ठीक है। सर्वशत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला, एक तो उपाधि इनको ये मिली, एक नाम से ये पुकारा गया, दूसरा इन्हें भार्गव कहा गया, ठीक है। एक तो सर्वशत्रांतक, दूसरा भार्गव। भार्गव का मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इसने पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक। तो पहली बार कलिंग पर विजय किस राजा ने प्राप्त की, तो महापद्मानंद ने की, और वहाँ इन्होंने एक नहर खुदवाई, ठीक है, जिसका उल्लेख कलिंग शासक के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफ़ी पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। ये पॉइंट कि हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है इनकी विजय, महापद्मानंद की जो कलिंग विजय है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक। उसके बाद है कि इनको एकराट और एक छत्र की उपाधि भी इन्होंने धारण किया, तो यानी एकराट और एक छत्र की उपाधि किसने धारण की, तो महापद्मानंद ने की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है, ठीक। उसके बाद जो अगला अंतिम राजा आया, बीच में जितने राजा हुए वो ज़्यादा उनका रूल यानी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। तो लास्ट जो राजा था नंद डायनेस्टी का वो था घनानंद, ठीक है। उसके बाद इसका पतन शुरू हो गया, ठीक, नंद डायनेस्टी का। तो यानी ये नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये सिकंदर के समकालीन था, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था, तो हमें सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद डायनेस्टी का शासक था, तो घनानंद था। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ग्रीक साहित्य में इसे अग्रमीस कहा गया है। किसे अग्रमीस कहा गया है, घनानंद को जो ग्रीक जो लिटरेचर्स हैं उसमें इसे क्या बोला गया, अग्रमीस कहा गया है। इसके समय 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसके समय में क्या हुआ, 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने क्या किया, पश्चिम उत्तर भारत पर क्या किया, आक्रमण कर दिया था, ठीक। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना शुरू हुई, किसको मारकर, घनानंद को मारकर। और इसको किसने मारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा 322वीं
322 ईसा पूर्व में, और किसकी मदद से? अपने गुरु चाणक्य की मदद से। ठीक है, इसके बाद मौर्य समाज की स्थापना स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा वो जो होगी वो मौर्य समाज यानी हम लोग मौर्य समाज की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, आगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब तक कि मेरे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।